तमाम स्टूडेंट्स अपने कैम जो है वो ऑफ कर लें। और इस वक्त जो है मैं अटेंडेंस शेयर कर रहा हूँ। जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो नहीं लगी, सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो अपनी अटेंडेंस लगवाएगा। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। देख लीजिएगा कि इसमें कितने स्टूडेंट हैं जिनकी अटेंडेंस जो है वो नहीं लगी, और बाकी जो रह गए हैं वो बाद में एट द मिड ऑफ द लेक्चर जो है वो हम अटेंडेंस दोबारा शेयर करेंगे और उस वक्त जो है वो अटेंडेंस होगी। तमाम स्टूडेंट्स के अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई, अटेंडेंस मैंने शेयर की हुई है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई जी, और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई जो इस वक्त ऑनलाइन है, आप लोगों ने अपनी बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए उनको बता देना है कि नेक्स्ट जो फ्राइडे वाला लेक्चर है उसमें आप लोग का टाइम है 12 से 1:30, तो इट मीन्स आप लोगों ने 11:55 तक जो है वो सब ने ऑनलाइन हो चुके हो। और इसी तरह जिस दिन आपका लेक्चर होगा 9 बजे, इट मीन्स कि आप लोग के पास 8:55 से लेकर 9:05 तक जो टाइम है इसमें आप लोगों ने ऑनलाइन। आज हम लोग बहुत से पहले लेक्चर से पहले मैं जो है सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो हम लोगों ने इस पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ पहले जो है वो पढ़ा हुआ है ओएस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ये जो सिलेबस मैंने डिज़ाइन किया है इसमें मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने होप से कि नहीं पढ़ी होगी या पढ़ी हुई होगी, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल मैं सिलेबस जो है इस वक्त शेयर करने लगा हूँ जी। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है। सिलेबस जो आपका ओएस है ये बेसिकली पीछे जो इसका लिंक है वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के साथ है, और हम लोग 3 क्रेडिट आवर का आपका ये सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग के लेक्चर्स होंगे, रिटन असाइनमेंट्स होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे एंड देन आपका एक पेपर होगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग कोई भी एक छोटा सा TSR की मदद से एक ओएस के अंदर जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करें। आज के लेक्चर के अंदर ये आप लोग का सिलेबस है जो कि मैंने अभी तक 16 लेक्चर्स का जो है वो डिज़ाइन कर लिया हुआ है। बाकी जो है वो साथ के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होता जाएगा। जैसे ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपकी साइट के ऊपर यानी जो आपका HUP का जो लॉगिन बना हुआ है आप सब लोगों का अजमेर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आपको इस सिलेबस का कोर्स ऑफलाइन प्लस जो स्लाइड्स है वो तमाम की तमाम जो है वो मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट लेक्चर है। इसी तरह हमारा सेकेंड लेक्चर है, थर्ड, फोर्थ, इसमें काफ़ी चीज़ें होप से आपको नहीं लगेगी जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई। फिफ्थ है, इसके बाद हमारा 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और 13, 14, 15 एंड 16, यहाँ तक अभी जो सिलेबस है वो मैंने डिज़ाइन किया है। और इसमें मोस्टली जगह पे हम लोगों ने कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो हैं वो C, जावा, पर्ल एंड पाइथन, इन 4 लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने करने हैं। और मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन दी गई थी रिगार्डिंग अबाउट योर क्लासेस, वो ये था कि आप लोग अभी तक C++ आप लोगों ने स्टडी किया है, आपको नॉलेज जावा का भी नहीं है, पाइथन का भी नहीं है और पर्ल का भी नहीं है, ऐसे ही है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा जो प्रैक्टिकल हम इसका करें वो C और C++ के अंदर करें। इसके लिए आपको डव, गोलैंड C और WinC7 जो है वो आप लोग के सिस्टम पे मौजूद होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरतीब वाइज जो है वो साथ के साथ जो है वो चलती रहेगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे शेयर कर सकता है, ताकि मैं आज हम लोग बड़ा इनिशियल सा जो है वो पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को सिर्फ ओएस के बारे में पता चल सके। और साथ ही आप लोगों को एक असाइनमेंट जो है वो मैं आज असाइन करने लगा हूँ, जो कि आप लोगों ने फ्राइडे तक के लेक्चर से पहले पहले जो है वो आप लोगों ने जमा करवानी है। और उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने ये असाइनमेंट किस तरह और किस लॉगिन में जो है वो
सबमिट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो आप लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आज जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है और इसके फंक्शंस। कोर्स के ऑब्जेक्टिव है जी टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स सच एज प्रोसेसर, थ्रेड्स, scheduling, synchronizations, deadlock, memory management, file input output directories, subdirectories, security और थ्रेड्स। ये हमारे मेन टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर हम लोगों ने जो है अपने ओएस को स्टडी करना है। टू गेट एक्टिक विद द क्लासेस ऑफ द एब्स्ट्रक्शन अफोर्ड बाय अ जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एड द डेवलपमेंट ऑफ यूजर एप्लीकेशन। और इसकी डेवलपमेंट जो है वो आप लोगों को मैंने बताया कि साथ के साथ मैं छोटी छोटी रूटीन्स जो हैं जिनको हम TSR बोलते हैं, रूटीन्स आपको लिखवाऊंगा, जिसमें कीबोर्ड है, रैम है, प्रोसेसर है, आपके सिस्टम की रीस्टार्ट होना है, आपका स्क्रीन सेवर कैसे चलता है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, इनको हम साथ के साथ करेंगे। कोर्स के पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को एडिट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ट्रबल शूट करना है, वो उसके बारे में आपको होम नॉलेज जो है वो हो चुका होगा। राइट अ सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्टिवेट ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी, एड फंक्शनैलिटी टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइन न्यू ओएस। यानी अगर आप लोगों की लैंग्वेज, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप इस कोर्स को करने के बाद इस काबिल हो जाओगे कि आप एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन कर सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसकी डेफिनेशंस हैं। अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर और यूजर के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान आपस में कम्युनिकेट करता है, उसको हम ओएस बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन है, an OS operating system is a system software that manages computer hardware, software resources and provides common services for computer program। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को, इनको और उनकी सर्विसेज को मैनेज करता है। थर्ड डेफिनेशन है, an operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and control the execution of all kinds of program। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूजर और कंप्यूटर के दरमियान का इंटरफेस है, और ये इंटरफेस क्या करता है, ये आपके मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम को, एप्लीकेशंस प्रोग्राम को रन करने में आपकी मदद करता है। इसके जी गोल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स, रजिस्टर, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर्स। नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि ओएस को समझने के लिए हमें पहले कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को भी देखना है, जो कि मुख्तलिफ डिवीजन में किया गया है। सबसे पहले इसका हार्डवेयर है। हार्डवेयर प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, CPU, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। यानी हार्डवेयर क्या करता है, हार्डवेयर आपका एक ऐसा बेसिक यूनिट है जो कि आपके कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को एक ही जगह पे, एक ही बॉक्स के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर जो है वो मैनेज करता है। वहीं पे वो CPU भी लगा हुआ है, उसी जगह पे मेमोरी भी लगी हुई है, और उसी में तमाम आपके IO डिवाइसेस, आपके कार्ड्स, आपका कैशे, आपका वर्चुअल, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, वो तमाम की तमाम जो है वो मौजूद है। ऑपरेटिंग सिस्टम control and coordinates use of hardware among various applications and users। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, यानी सेकंड कंपोनेंट की बात करूं, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हार्डवेयर और मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को आपस में यूजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिफाइन द वे इन विच द सिस्टम रिसोर्सेज एंड यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऑफ द यूजर्स। वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब browsers, databases, systems and video games।
एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रहते हुए आपको वर्ड प्रोसेसर चलाने की, एक्सेल यानी आप इस ये कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस के कंप्लीट सॉफ्टवेयर को रन करने की, मुख्तलिफ लैंग्वेज के लिए कंपाइलर को रन करने के लिए, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ओपन के लिए वेब ब्राउजर्स हैं, और अगर आप डाटा बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास डाटा बेसिस हैं, और अगर आप वीडियो गेम्स बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपने विजुअल स्टूडियो में बनाई है, चाहे आपने यूनिटी पे बनाई है, यूनिटी पे बनाई है, चाहे आपने 3D मैक्स में बनाई है, चाहे आपने माया में बनाई, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप वीडियो गेम्स भी बना रहे हैं तो भी वो आपके एप्लीकेशंस प्रोग्राम है। और यूजर आप लोग खुद हैं, जो हम लोग एंड यूजर यानी कि पीपल, मशीन्स एंड अदर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर जो है, ये तमाम के तमाम जो यूजर्स हैं जो जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, इन 4 कंपोनेंट्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि यूजर्स, यहाँ पे देखिए मल्टीपल यूजर्स मैंने जो है वो लगाए हैं। एक यूजर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, nth ऑफ यूजर हो सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आपके पास सिस्टम कौन सा है, आप मेन फ्रेम पे काम कर रहे हो, आप सुपर पे काम कर रहे हो, आप मिनी पे काम कर रहे हो, आप सर्वर्स पे काम कर रहे हो, आप पीसी पे काम कर रहे हो, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हो, यू आर अ यूजर, यू आर अ एंड यूजर। लेकिन आप उस मशीन के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहां पे आपके पास कंपाइलर भी होगा, असेंबलर भी होगा, टेक्स्ट एडिटर्स भी होंगे, डेटाबेसेस भी होंगे, आपके ऑफिस के सॉफ्टवेयर होंगे, आपके .NET के सॉफ्टवेयर होंगे, मल्टीपल आपके पास सॉफ्टवेयर होंगे, और ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, ये आपके सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम होंगे, और ये इंस्टॉल्ड होंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कहें जी मैं इन तमाम सॉफ्टवेयर के ऊपर या किसी लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे कि डॉस है, लाइनक्स है, सन सोलारिस है, आपका यूनिक्स है, विंडोज है, इस तरह के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम लोग अपने सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उस सॉफ्टवेयर को जो है वो उसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये सारे के सारे लिंक्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। यानी कि अगर आपने कोई प्रिंट करना है पेज, तो उसके लिए आपको प्रिंटर रिक्वायर्ड होगा। अगर एक प्रिंटर आपने कंप्यूटर के साथ लगाया है तो इट मींस उसके लिए ड्राइवर्स होंगे तो वो आप कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं। अगर उस प्रिंटर का ड्राइवर मौजूद नहीं है तो आप उस प्रिंट से प्रिंट भी नहीं निकाल सकते, और ये सारा काम आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद डील कर रहा है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम इसके फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनेशन में या इसके स्ट्रक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेन फंक्शन जो है जिनके जरिए हमारा कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे साथ जो है वो कम्युनिकेट करता है, उसमें सबसे पहले आता है मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आप लोगों ने आईसीटी में मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आपको पता है कि 4 डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी मेमोरी की, जिसमें मेन मेमोरी है, उसके बाद आपकी वर्चुअल मेमोरी है, आपकी कैशे मेमोरी है, और आपकी जो परमानेंट या स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये चारों मेमोरी मिलके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो चला रही होती हैं, और अगर इनमें से कोई एक मेमोरी भी मिस हो जाए तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता। तो स्टार्ट करते हैं जी मेमोरी मैनेजमेंट को। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर टू मैनेज द ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट को ही प्राइमरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। मेन मेमोरी इज अ लार्जर रेंज ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज इट्स ओन एड्रेसेस। मेन मेमोरी डिपेंड कर रही होती है जी आपके अपने सिस्टम के लिहाज से कि आप लोगों ने फिजिकली मेमोरी को कितना इंस्टॉल किया हुआ है। 4 GB है, 16 GB है, 64 GB है या 32 GB है, ये आप पे डिपेंड कर होता है। लेकिन उसका काम क्या है कि हर वर्ड के लिए, हर पैराग्राफ के लिए अलहदा से एक एड्रेस जो है वो स्टोर करना। मेन मेमोरी प्रोवाइड अ फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड
डायरेक्टली बाय द सीपीयू। मेन मेमोरी का काम ये है कि वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा सीपीयू को डाटा में। फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूट इट मस्ट इन मेन मेमोरी। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो सबसे पहले आपका मेन मेमोरी में ही लोड होगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ फॉर मेन मेमोरी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि वो क्या करता है, मेन मेमोरी या ओएस जो है वो कैसे, या आप ये कह सकते हैं कि मेन मेमोरी जो है या मेमोरी मैनेजमेंट ओएस के लिए कैसे काम करती है। देखते हैं जी। नंबर 1, कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय होम, व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज। कौन सा हिस्सा यूज होना है और कौन सा हिस्सा यूज नहीं होना, ये ओएस ने, मेन मेमोरी ने ओएस को बताना है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर ओएस ये फैसला करता है कि मुझे मेन मेमोरी में से कौन कौन सा हिस्सा किसको जो है वो डिक्लेयर करना है। एलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वायर इट टू डू सो। Deallocate the memory when a process no longer need it or has been terminate। यहाँ पे दो चीजें मैंने आपने देखी हैं, एक है एलोकेशन, दूसरा है डीएलोकेट। ये बकायदा जी इन दोनों के फंक्शन है। आगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे आपको बकायदा इसके प्रोग्राम करवाए जाएंगे। उसमें हमारे पास मैलोक का फंक्शन है, मेमोरी एलोकेट, और डी मैलोक यानी कि डी मेमोरी एलोकेट। ये दो फंक्शंस हैं जो कि आगे चल के C++ के अंदर और C के अंदर मैं आपको इनका प्रोग्राम लिखवाऊंगा, और देखना है आपने कि मेमोरी को एलोकेट कैसे किया जाता है और मेमोरी को डी एलोकेट कैसे किया जाता है। इसी तरह एक कीप का फंक्शन है, वो क्या करेगा, वो आपके मेमोरी को लॉक कर देगा। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में इसके C++ के प्रोग्राम्स आएंगे, तो उस वक्त हम मेमोरी को लॉक करेंगे, मेमोरी को एलोकेट करेंगे और मेमोरी को जो है वो डी एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोसेसर मैनेजमेंट, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसर के साथ कैसे बातचीत करता है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ओएस डिसाइड व्हिच प्रोसेसर गेट द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। ओएस ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेसर किस प्रोसेसर के साथ जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करेगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस स्केड्यूलिंग। आगे चल के डिटेल में हम लोगों ने इस चीज को भी डिस्कस करना है, प्रोसेस स्केड्यूलिंग। और ये प्रोसेस स्केड्यूलिंग के ही आपके प्रोग्राम्स भी आएंगे, जो कि आप लोगों ने जब आप देखिएगा कि उसमें कैसे स्केड्यूल्स जो है वो रोटेट हो रहे होते हैं और आपका प्रोसेसर जो है वो वर्क कर होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द प्रोसेसर मैनेजमेंट, कीप्स ट्रैक ऑफ प्रोसेसर and status of process. The program responsible for this task is known as traffic controller. Allocate the processor CPU to a process. Deallocate processor when a process is no longer required. यानी deallocate उस वक्त वर्क करेगी जब उसको किसी भी किस्म का प्रोसेसर रिक्वायर्ड नहीं होगा, और जब उसको रिक्वायर्ड होगा तो उस वक्त वो क्या करेगा, अपने प्रोसेसर से एक प्रोसेसर जो है वो एलोकेट कर देगा उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके पास विंडो है, चाहे डॉस है, चाहे लाइनक्स है, चाहे सन सोलारिस है, चाहे आप मैक ओएस यूज कर रहे हो, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये 5 से 6 प्रोसेसर जो है ये लाजमी होने हैं। जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट था, प्रोसेस मैनेजमेंट था, अब है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, तमाम के तमाम आईओ डिवाइसेस को आपके ओएस के साथ उनकी क्या मेमोरी है, उनके बफर से कैसे डाटा लेना है, डाटा को रिट्रीव करना है, डाटा को फेच करना है, डाटा को सेंड करना है, ये सारा काम ओएस जो है वो डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो करवा रहा होता है। An operating system manage devices communication via their respective drivers. It does the following activity for device management: keep track of all devices. Program responsible for this task is known as the IO controller. Decide which processor get to this device when and for how much time. Allocate the device in the efficient way or deallocate devices. ये मुख्तलिफ उसके फंक्शंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिवाइस मैनेजमेंट से जो है वो करवाने होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फाइल मैनेजमेंट।
यानी कि आपके चारों प्रोसीजर जो वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, अगर इनमें से कोई एक प्रोसीजर भी काम नहीं करता तो आपका ओएस जो है वो इट मींस ठीक नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल बना रहे हो और फाइल आपकी वो सेफ ही नहीं हो रही, तो आपके ओएस पे इट मींस कोई किसी किस्म का कोई इश्यूज आया हुआ है, और उस कंडीशन में हम उसको या तो ट्रबल शूट करते हैं या रीइंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी फाइल मैनेजमेंट। आगे डिटेल में 16-17 लेक्चर में हमने जाके इसको डिटेल में भी डिस्कस करना है कि फाइल को कैसे स्टोर किया जाता है, डायरेक्टरीज क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्डवेयर के ऊपर यानी हार्ड डिस्क के ऊपर उसने कैसे काम करना है, रैम के ऊपर कैसे काम करना है। इसका अगेन हम लोग जो है वो प्रोग्राम्स इनके लिखेंगे, और उससे आपको ये पता चलेगा कि प्रोग्राम्स जो हम लिखते हैं उनकी जो फाइल्स बनती हैं वो किस तरह से एड्रेसेस बना के रैम के ऊपर और हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो सेफ होती हैं। अ फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूज। वो कहता है, बड़ी सिंपल सी बात उसने की है जी कि फाइल सिस्टम जो आपका है वो बेसिकली क्या करता है, वो डायरेक्टरीज के ऊपर मबनी होता है। यानी हम डायरेक्टरीज बना देते हैं, उन डायरेक्टरीज के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लेटर की डायरेक्टरी बनाई है तो इट मींस इसके अंदर तमाम के तमाम लेटर्स रख दिए। अब मैंने एक एप्लीकेशन की डायरेक्टरी बनाई, इट मींस मैंने इसके अंदर तमाम की तमाम एप्लीकेशन सेव कर दी। अब मैंने स्केड्यूल्स की एक डायरेक्टरी बनाई, इट मींस मैंने इसमें तमाम के तमाम स्केड्यूल जो हैं वो रख दिए। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें उनको सर्च करने में, उनको यूज करने में, उनको नेविगेट करने में आसानी रहेगी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द फाइल मैनेजमेंट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल मैनेजमेंट के लिहाज से जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसमें कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूज स्टेटस, etc. collective facility are often known as file system। वो कहता है जी सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सबसे पहले एक ट्रैक बनाता है। जैसा कि मे बी आप लोगों ने आईसीटी में फॉर्मेटिंग का प्रोसीजर पढ़ा हो। फॉर्मेटिंग क्या करती है, बेसिकली फॉर्मेट इज द प्रोसेस टू क्रिएट ट्रैक्स, ब्लॉक्स, सेक्टर ऑन द हार्ड डिस्क एंड ईच ब्लॉक हैज 512 KB ऑफ मेमोरी। फॉर्मेट का लिंक है जी कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जो कि एक ब्लैंक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से ट्रैक्स को बनाएगा, वो ब्लॉक्स क्रिएट करेगा, वो सेक्टर्स बनाएगा, और उन सेक्टर्स के एड्रेसेस स्टोर किए जाएंगे, उन ब्लॉक्स के अंदर उनकी वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा, और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि फैट के अंदर जो है वो ओएस रखेगा, और वहां पे जो भी फाइल जिस लोकेशन पे सेफ है ये ओएस को जो है वो पता होगा। तो ये सारे काम ओएस ने खुद करने होते हैं। डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेज, उसने ये भी डिसाइड करना है कि रिसोर्सेज को कौन सबसे पहले जो है वो हासिल करेगा। एलोकेट द रिसोर्स एंड डी एलोकेट द रिसोर्स, उनको रिसोर्सेज को एलोकेशन भी देनी है और उसको डी एलोकेट भी करना है। अगेन इस जब हम फाइल मैनेजमेंट को डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इंट्रो है इन तमाम चारों प्रोसीजर्स का, तो इसमें सिंपल आपको ये होगा कि आप लोग वहां पे चल के जब आप जाओगे तो आपको प्रैक्टिकली इसमें हम लोग एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनमें फाइल सेव करेंगे, फिर उसको प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो हम लोग लोड भी करेंगे और अनलोड भी करेंगे। जी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर डिवाइस मैनेजमेंट का थोड़ा सा अगेन रिपीट कर दें। डिवाइस मैनेजमेंट जो आपकी है वो जितनी भी आपकी आईओ डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट की हैं चाहे वो आउटपुट की है। इनपुट में भी लॉट ऑफ डिवाइस राउंड अबाउट 20-25 डिवाइसेस हैं, आउटपुट के अंदर भी राउंड अबाउट आपकी 5 to 7 डिवाइसेस हैं। उन तमाम डिवाइसेस को ओएस ने अपने अंडर कंट्रोल करना है। अगर वो अपने अंडर कंट्रोल नहीं करता, मिसाल के तौर पे आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो, अब कीबोर्ड चल नहीं रहा, इट मींस या तो उसका ड्राइवर नहीं है या आपके कीबोर्ड की पिन जो है वो लूज है। अब ओएस ने उस वक्त तक वर्क नहीं करना कीबोर्ड के साथ जब तक वो 100% ओएस के साथ कनेक्ट नहीं होगा। माउस है, आप माउस को अनप्लग कर देते हो, जैसे माउस लगाते हो वो प्लग इन हो जाता है, तो क्या इट मींस ओएस के अंदर बाय डिफॉल्ट उसके ड्राइवर जो है वो मौजूद है, और वो जैसे ही ओएस को देखता है कि ये यूएसबी पे लगा है या पीसीआई पोर्ट पे लगा है, वो ऑटोमेटिकली ड्राइवर और ओएस में फर्क होता है जी। ड्राइवर्स अलग हैं, ओएस अलग है। ओएस जो है ओके जी, तकरीबन तमाम स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं।
आ रही है? ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन 4 फंक्शंस के अलावा जो मेन, तो हमारे वो 4 फंक्शन थे जिनको वो हैंडल करता है, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा वो काम करता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स परफॉर्म। पहले नंबर पे है जी सिक्योरिटी बाय मींस ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड डेटा। यानी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई पासवर्ड लगा दें ताकि उससे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके सिस्टम को ना तो ऑन कर सके, ना ही आपके प्रोग्राम्स को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और ना ही डाटा को जो है वो डिस्टर्ब कर सके। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, पूरी की पूरी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको ये कंट्रोल करता है। रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम, पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को ये जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है और उसमें रिस्पॉन्स चेक कर रहा होता है कि कौन से रिस्पॉन्स जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर इस वक्त जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जॉब अकाउंटिंग है, इसका मैं जो ये कंट्रोल ओवर आर सिस्टम परफॉर्मेंस है, ये मैं अभी इसका प्रैक्टिकल जो है वो डायलॉग ओपन करके आपको दिखा दूंगा इस इन स्लाइड्स के बाद। जॉब अकाउंटिंग है जी कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब एंड यूजर्स, यानी मल्टीपल यूजर्स अगर आपके ओएस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि बड़े ओएस है, लाइनक्स है, सोलारिस है, यूनिक्स है, उस पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे होते हैं, तो उन तमाम यूजर्स के दरमियान में इसने हर यूजर को उसके मुताबिक जो जॉब असाइन हुई होती है वो उसको वो दे रहा होता है। ये काम भी जो शेयरिंग का है, मल्टी स्केजुलिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये भी इसी का होता है। एरर डिटेक्टिंग एट प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रैक्स, एरर मैनेजिंग एंड अदर डिबगिंग और एरर डिटेक्टिंग एट, ये भी इसी का काम है कि एरर को फाइंड करता है और देखता है कि किसी भी किस्म का कोई डिबग, कोई मैसेज, कोई ट्रेस जो है वो आपके ओएस को तंग तो नहीं कर रहा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर, और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट भी कर होता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ द कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी एक ही कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आपके असेंबलर भी इंस्टॉल्ड है, आपके इंटरप्रेटर भी इंस्टॉल है, आपके कंपाइलर भी इंस्टॉल है। अभी तक आप लोगों ने एक लैंग्वेज फॉर एग्जांपल अगर स्टडी किया है, जैसे कि C++ आप लोगों ने स्टडी कर ली, आगे जावा चलनी है तो जावा का जो है वो बाइट कोड है, इट मींस उसका कंपाइलर डिफरेंट है। अगर आप लोग असेंबली पढ़ोगे या असेंबली पढ़ रहे हो या असेंबली पढ़ चुके हो तो उसका अगेन जो है वो असेंबलर जो है कंपाइलर है। यानी जो जो लैंग्वेज आप पढ़ते रहोगे उनके कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर डिफरेंट होते रहेंगे, तो ये सारे के साथ एक ही ओएस, कोई भी जो विंडो आपने इंस्टॉल की हुई अपने सिस्टम के ऊपर, ये सब को जो है वो डील कर रही है। इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप लोग एक वक्त में वर्ड पे भी काम कर रहे हो, कोरल पे भी काम कर रहे हो, फोटोशॉप पे भी काम कर रहे हो, एक्सेल पे भी काम कर रहे हो, एक्सेस पे भी काम कर रहे हो, .NET पे भी काम, इसकी भी जो ड्यूरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ये भी ओएस ने खुद से जो है वो हैंडल कर की हुई होती है। ओके जी, मैं अभी आपको जो इसकी परफॉर्मेंस थी सिस्टम की वो दिखाने लगा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। मैंने स्क्रीन को जो है वो शेयर किया है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग Alt Control Delete प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टास्क मैनेजर जो है वो डिस्प्ले होता है। ये देखें, इस टास्क मैनेजर के अंदर आपका प्रोसेसर क्या काम कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं, उसकी क्या ऐप की हिस्ट्री है, वो सारे का सारा ये देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये आपका CPU की वर्किंग है, ये आपके मेमोरी की वर्किंग है, जो क्या आपका कंप्यूटर इस वक्त मेमोरी जो यूज कर रहा है, ये आपकी जितनी हार्ड डिस्क आपके सिस्टम पे लगी हुई हैं उनके यूज के बारे में बता रहा है। यहाँ पे आप देखें वाईफाई, ईथरनेट, यानी ये पूरे का पूरा परफॉर्मेंस जो है ये OS ने खुद से बैकएंड पे ये रन कर होता है ताकि आपका जो सिस्टम है वो वर्किंग करते हुए कोई भी इशू जो है वो उसमें ना आए। इस वक्त देखें कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग चली हुई है, तो ये देखें साथ के साथ ये वीडियो प्रोसेसिंग के ऊपर भी जो है वो वर्क कर रहा होता है।
तो ये भी हमारा जो है इस OS ने साथ के साथ वर्किंग जो है वो करनी होती है। अब मैंने कौन कौन सी एप्लीकेशंस रन की हुई हैं उसका यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो चल रही होती है। ये देखें, ये साथ साथ हिस्ट्री चल रही है, कौन कौन सी ऐप है, इसके स्टेटअप पे आपके पास कौन कौन सी फाइल जो है वो, जैसे ही आपने OS ऑन करना है, आपने विंडो को रन करना है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है वो एट द स्टेटअप जो है वो आपकी विंडो के अंदर चल पड़ते हैं, जिससे आपका सिस्टम जो है वो जरा बिजी होता है। ये देखें, अब भी इस वक्त एक बंदा जो है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है और इतने सॉफ्टवेयर इस वक्त वर्किंग में है। ये देखें, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो सस्पेंड हुए हैं, यानी उनको हमने स्टॉप किया हुआ है, और 82 या 62 या 65 या 74 ये प्रोसेसर की इस वक्त लोकेशन है, यानी कि इतना यूज हो रहा है, मेमोरी इतने % यूज हुई है, हार्ड डिस्क का 3% है, नेटवर्क 1% है, तो 33 इसका जो है GPU आ रहा है हमारे पास। इसी तरह डिटेल आ रही है जी आपके पास एप्लीकेशंस की, और कौन कौन सी सर्विसेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस वक्त एग्जीक्यूट की हुई है, वो तमाम की तमाम देखें। यहाँ पे आपको कुछ रनिंग में और कुछ स्टॉप में जो है वो नजर आ रही है। ये सारा काम आपका OS जो है वो बैकएंड पे कर रहा होता है। फर्क ये होता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन सा प्रोसेस जो है वो कब जो है वो वर्क करे जी। इसके बाद मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूँ, और जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई वही स्टूडेंट जो है वो इसको अटेंडेंस अपनी लगवाएगा, बाकी स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अटेंडेंस को व्यू करेंगे। यहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल डाउन की तरफ कर रहा हूँ, और जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रेजेंट जो है वो बोलेगा। ओके जी, मैंने अटेंडेंस क्लोज कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्राइडे को है, और फ्राइडे को 12 o'clock जो है वो आपका लेक्चर है। इट मींस आप लोगों ने 11:55 तक जो है वो ऑनलाइन हो जाना है। असाइनमेंट अब आप लोग सुन लें। आप लोगों ने अभी तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, यानी MS-DOS से लेकर DOS IBM से लेकर और अभी तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो चुके हैं, उन तमाम की 3 to 4 पेजेस की आप लोगों ने एक हिस्ट्री की असाइनमेंट बनानी है कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस सन में आया है और उसको किस किस कंपनी ने इजाद किया है। ये आप लोगों की पहली असाइनमेंट है।